हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राज्यों का पुनर्गठन यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट। इससे पहली क्लास में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था देशी रियासतों का पुनर्गठन कैसे हुआ, स्टेट ऑफ प्रिंसली का जो रीऑर्गेनाइजेशन किया वो किस तरह हुआ। जब भारत आजाद नहीं था उससे पहले भारत जैसे ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों दो भागों में जो भारत विभाजित था उनके पुनर्गठन की बात हमने की। आज हम बात करेंगे भारतीय राज्यों के पुनर्गठन की। जो राज्य थे जो अलग थे उनको भारतीय राज्यों में कैसे मिलाया गया, कैसे उनका पुनर्गठन किया गया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम लिखकर 8447410108 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको जो भी हमारे डे टू डे के बैचेस जो भी बनते हैं, अपकमिंग वैकेंसी की वीडियोस हो गई या जो हमारे न्यू बैचेस बनते हैं या फिर जैसे कि हम कोई टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, मॉक टेस्ट ला रहे हैं, उन सभी के नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा स्टडी मटेरियल मिले कि उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ ना आए, ना आपको उसके अलावा कुछ पढ़ना पड़े, तो आप हमारा स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल ऑर्डर करने के लिए आप हमें 8447410108 पर व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू अपना ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रहेगा, iOS के लिए ये लिंक रहेगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास रिकॉर्डेड बैच और लाइव क्लासेस दोनों ही ऑप्शंस आपके पास यहाँ अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा यदि आप सिर्फ प्रैक्टिस चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है तो आप मॉक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी ऐप पर ही अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कैसे हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो भारत है वो विभिन्नताओं का देश है। भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, उसके बाद भी एकता है। काफी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं लेकिन फिर भी सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो भारत विविधताओं का देश है, उसमें अनेक लिपियों, भाषाओं, जातियों, अनेक परंपराओं के मानने वाले लोग इसमें रहते हैं। जब इतनी अलग अलग चीजें हैं तो उसके बाद उनको इकट्ठा करना कुछ तो मुश्किलें होती ही होंगी, तभी तो हम इसकी बात करते हैं कि कैसे उनका पुनर्गठन हुआ। इतनी सारी विविधताओं के होते हुए भी कैसे हमने अपनी एकता को बनाए रखा। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय नेताओं की सबसे पहली चिंता यही होने लगी कि राज्य का पुनर्गठन किस आधार पर हो, क्योंकि अगर मान लो एक ही चीज है, एक ही को बेस बनाना है, फिर तो हम खाली भाषा की है तो हम भाषाओं के आधार पर कर ले। लेकिन यहाँ पे भाषा में भी विविधता है, लिपियां भी अलग है, परंपराएं हैं, धर्म है। तो इसलिए सबसे बड़ी जो चिंता थी, सबसे बड़े जो चिंता का विषय था वो था कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। बहुत बड़ा देश होने के कारण एक नए प्रशासनिक ढांचे को विकसित करने के लिए स्वतंत्रता जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि भारत पहले ही दो भागों में था। एक तो था ब्रिटिश प्रांत और एक था रियासतें, जो कि हमने लास्ट क्लास में इसको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। ब्रिटिश प्रांत कौन कौन से थे और रियासतों में क्या क्या शामिल थे। इन सब दोनों के शामिल होते हुए भी भारत का जन्म क्षेत्रीय शासन की विरासत के साथ शुरू हुआ। भारत में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक विविधताओं के कारण ये जो काम था, जो राज्यों को इकट्ठा करने का जो काम था वो आसान नहीं था, क्योंकि काफी सारी वैरायटियां, यहाँ पे काफी सारी विविधताएं हैं जिसके लिए ये चीजें आसान नहीं थी। जैसे ही भारत आजाद हुआ तो उसके बाद जो संघवाद को अपनाया गया, वहां 4 प्रकार के राज्यों का सीमांकन किया। मतलब 4 प्रकार के राज्यों का हमने सीमांकन किया, जिसमें श्रेणी ए में जो राज्य आए वो थे ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश जो प्रांत थे उसमें जो गवर्नर थे उनको गवर्नर प्रांत भी कहते थे, भारत के गवर्नर प्रांत। यानी उसमें कौन कौन से स्टेट आते थे? असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिमी बंगाल। श्रेणी बी में क्या आता था? विधायिका वाली रियासतें, मतलब जहां पे विधायिका है।
जैसे कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, ये थे विधायिका वाली रियासतें। उसके बाद जो श्रेणी सी में जो आते थे, पार्ट सी में जो जो भाग आते थे वो थे मध्यम आकार की रियासतें, यानी कि जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, बीच के रियासतें थी, वो आती थी पार्ट सी में। जैसे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुछ बिहार, कुर्ग सहित जो भी राज्य थे वो सब श्रेणी सी के राज्य थे। उसके बाद आता है श्रेणी डी, यानी कि विशेष दर्जा वाले शामिल राज्य, जिनको विशेष दर्जा दिया गया है। उसमें केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही का क्षेत्र ही इसमें शामिल था। भारत के साथ रियासतों का प्रारंभिक एकीकरण एक विशुद्ध रूप से, इसके विशुद्ध रूप के लिए एक तदर्थ व्यवस्था की गई। बाकी का जो भारत बच गया उसके लिए एक एकीकरण के लिए एक विशुद्ध जो है विशुद्ध रूप से एक तदर्थ व्यवस्था की स्थापना की गई। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए, जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से दक्षिणी भारत में ज्यादा अधिक मांग बढ़ रही थी, यानी जो दक्षिणी भारत का हिस्सा था वो ज्यादा पुनर्गठन की मांग को, ज्यादा जोरदार मुद्दे वहां पे उठाए जा रहे थे। राज्यों के पुनर्गठन की मांग सबसे ज्यादा हो रही थी दक्षिणी भारत में। राज्यों के पुनर्गठन की मांगों को देखने के लिए जब सरकार ने विभिन्न आयोगों की स्थापना की, जब भी अगर किसी चीज की मांग उठाई जा रही है तो सरकार कुछ ना कुछ तो उसके लिए कुछ ना जाए, कोई प्रस्ताव लेकर आए, किसी आयोग की स्थापना करे, किसी कोई कमेटी बैठाए, या कुछ ना कुछ तो करना होगा जिससे कि वो फैसला लिया जाए, मिलके ये सोचा जाए कि कैसे हमें ये व्यवस्था को लागू करना है। तो इसके लिए सरकार ने सोचा कि एक आयोग की स्थापना की जाए। अब वो आयोग क्या थे? राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य के पुनर्गठन आयोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण आयोगों का गठन किया, जैसे कि उनमें जो इंपॉर्टेंट आयोग है, जैसे धार आयोग, जेवीपी समिति, फजल अली आयोग, ये आयोग थे जिन्होंने राज्य पुनर्गठन के निर्माण के लिए ये बनाए गए थे। सबसे पहले बात करेंगे धार आयोग की। तो धार आयोग में क्या कहा गया, कब इसका गठन हुआ? धार आयोग का जो गठन था वो जून 1948 यानी जून 1948 में हुआ। राज्यों के भाषाई संगठन की व्यवहारिता का आंकलन करने के लिए किया गया। मतलब जो भाषा की विभिन्नताएं हैं उनके आंकलन करने के लिए इसका गठन जून 1948 में किया गया। दिसंबर 1948 में आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो धार आयोग था 48 में, जून में तो वो बना और दिसंबर में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सिफारिश की कि राज्यों के प्रशासनिक सुविधा के आधार पर संगठित किया जाए। ये उसने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया। धार आयोग की जो सिफारिशें थी वो बहुत ही असंतोषजनक थी, यानी कि कोई भी उनसे सहमत नहीं था। सभी को उसमें कुछ संदेह लग रहा था, असंतोषजनक थी, सभी उनसे सहमत नहीं थे। तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया ने मिलकर एक अन्य समिति का गठन किया जिसका नाम रखा गया जेवीपी समिति। यानी इन्हीं के पहले नामों के अक्षर से ये समिति बनाई गई, जेवीपी समिति। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो इन्हीं के नामों पे, क्योंकि इन्हीं तीनों ने मिलकर इसका गठन किया, तो इन्हीं के नाम पर जेवीपी समिति बनाई गई। जब धार जो आयोग था वो फेल हो गया तो उसके बाद जेवीपी समिति का गठन किया गया। अब देखते हैं जेवीपी समिति की क्या सिफारिशें थी। इसका गठन हुआ दिसंबर 1948 में। अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दिसंबर में गठन हुआ और 1948 में, और उसके एक साल बाद अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया गया। इसमें जो भाषा थी उसके औपचारिक रूप से खारिज कर दिया गया। पोटी श्रीमालू एक तेलुगु के नेता जो आंध्र राज्य को मद्रास राज्य से अलग करने की मांग कर रहे थे। ये एक नेता थे जो चाहते थे कि जो आंध्र प्रदेश है, जो आंध्र राज्य है, वो मद्रास राज्य से अलग रहे। अपनी मांग को मनवाने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल की। जब उनकी मांग नहीं मानी जा रही थी तो उस मांग को मनवाने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो गई
15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। लोगों को भारी गुस्सा था, लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था। उस आक्रोश को शांत करने के लिए भाषा के आधार पर राज्य का पहला पुनर्गठन हुआ। आंध्र राज्य को तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रास से अलग करके बनाया गया। ये जेवीपी का जो पहला राज्य पुनर्गठन हुआ वो इसमें हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो दूसरा आयोग था फजल अली आयोग, जेवीपी के बाद बना फजल अली आयोग। आंध्र प्रदेश के निर्माण ने अन्य क्षेत्रों की भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को तेज कर दिया। जैसे ही एक की मांग पूरी हुई, जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अपने क्षेत्र के निर्माण की मांग कर रहा था, जैसे ही उसकी मांग पूरी हो गई तो दूसरे क्षेत्रों ने भी सोचा हम क्यों पीछे रहे, उन्होंने भी अपनी मांग को और तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। और आंध्र प्रदेश के बाद भाषाई आधार पर जो दूसरे राज्य थे उन्होंने भी अपने निर्माण की मांग को तेजी से तेज करना शुरू कर दिया। सरकार को पूरे प्रश्न फिर से जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक नया आयोग जिसे राज्य पुनर्गठन यानी फजल अली आयोग के रूप में स्थापित किया गया। इस मांग की जेवीपी समिति में की थी जो आंध्र के तेलुगु नेता थे, उन्होंने इसकी मांग मानी तो ये राज्य बना। उसके बाद दूसरे राज्यों ने अपनी मांग मनवानी शुरू की तो उसके लिए एक दूसरा कमीशन बनाया गया यानी फजल अली आयोग। अब फजल अली आयोग 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग था जिसे दिसंबर 1953 में स्थापित किया गया, यानी दिसंबर 1953 में इसकी स्थापना हुई। 3 सदस्यीय ये आयोग था, यानी इसमें 3 सदस्य शामिल थे। 2 सदस्य के.एम. पानिकर और H.N. कुंजरू थे, ये इसके अन्य 2 जो मेंबर थे वो थे। आयोग जो है सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्यों के पुनर्गठन के लिए उसने 4 कारणों को स्वीकार किया। इस आयोग में राज्यों के गठन के लिए पुनर्गठन के लिए 4 कारणों को स्वीकार किया। वो कारण क्या है? नंबर 1, भाषाई और सांस्कृतिक समानताएं, भारत की एकता अखंडता को मजबूत करना और बनाए रखना, प्रशासनिक, वित्तीय और आर्थिक विचार, और लास्ट है योजना और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। ये 4 कारण उसने राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल आयोग ने बताए। राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या रिजल्ट हुआ, क्या इसके परिणाम निकले? सरकार ने इन सिफारिशों को मामूली बदलावों के साथ स्वीकार किया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया गया। इस आयोग के गठन के लिए ही ये संविधान संशोधन पारित किया गया। पार्ट ए और पार्ट बी राज्यों के बीच के अंतर को निरस्त कर दिया गया और पार्ट सी राज्यों को समाप्त कर दिया गया। अभी हमने देखा था जो 4 श्रेणी में राज्यों को बांटा गया था, श्रेणी ए, बी, सी और डी, तो उसमें से सी जो श्रेणी थी उसको समाप्त कर दिया गया। ए और बी के जो अंतर थे उनको निरस्त कर दिया गया। कुछ राज्य निकटवर्ती राज्यों से मिला दिए गए, यानी जो पास की पास में थे वो उनको उनमें मिला दिया गया और अन्य जो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में नामित किया गया। दूसरे जो और राज्य थे उनको केंद्र शासित प्रदेशों में नामित किया गया। अब केंद्र शासित जो प्रदेश है वो शब्द मूल संविधान में पहले नहीं हुआ करता था। जब हमने राज्यों का पुनर्गठन किया उस समय ही केंद्र शासित प्रदेशों का नाम आया, जिसको भारतीय संविधान में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के मूल संविधान में इसको जोड़ा गया। नवंबर 1956 में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना, जबकि आज के टाइम में यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश है और हमारे जो राज्य है वो 29 स्टेट है और 8 हमारे यूटीज है। ये बात हो रही है 1956 की, जब इतने राज्य और इतने केंद्र शासित राज्यों से मिलके भारत बना था। आज करंट में वही बढ़ के 29 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हो गए हैं। ये था राज्यों का पुनर्गठन। उसके बाद अधिनियम आया 1956 का, राज्य पुनर्गठन का जो अधिनियम आया 1956, संसद ने राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की सिफारिश को नवंबर 1956 में अधिनियम पारित कर दिया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ केंद्रीय रूप से शासित थे
14 राज्यों 6 प्रदेशों के लिए ये एक हमारा भारत बन गया था कि उसमें 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। उसके बाद 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 में 4 प्रकार के राज्यों को बदलने के लिए ये संशोधन पारित किया, जिसमें जो भाग ए बी सी डी के रूप में जाना जाता है। राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ 1956 में वो आर्टिकल 350 ए में जोड़ा गया। 1956 अधिनियम में जो राज्यों का पुनर्गठन के लिए अधिनियम आया उसको भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया? 350 ए आर्टिकल में, जो कि भाषाई और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा को संबोधित करते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से एक था। यानी भाषा और जो अल्पसंख्यक लोग थे उनकी सुरक्षा को संबोधित करते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस आयोग ने अपनी सिफारिशें रखी। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने कोई बड़ा पुनर्गठन नहीं किया। आंध्र प्रदेश राज्य बनने के लिए, आंध्र प्रदेश को राज्य बनाने के लिए हैदराबाद के पूर्व पार्ट बी राज्य को आंध्र प्रदेश में मिला दिया। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो कुछ राज्य जो उनके निकटवर्ती होते थे उनको उनके उस राज्य में मिला दिया। तो इसी प्रकार हैदराबाद के पूर्व में जो राज्य आंध्र प्रदेश को उसके पार्ट में मिला दिया। मैसूर का पूर्व भाग भी राज्य जो मद्रास, तमिलनाडु, बॉम्बे राज्यों को स्थानांतरित किए गए अतिरिक्त क्षेत्रों के साथ कर्नाटक का एक अधिक महत्वपूर्ण राज्य बन गया। अब यहाँ पे जो पार्ट बी की बात थी, जो मैसूर के पूर्व में पार्ट बी के राज्य थे मद्रास, तमिलनाडु और बॉम्बे को राज्यों को स्थानांतरित करके उनके जो एक्स्ट्रा जो क्षेत्र था, उनका अतिरिक्त क्षेत्र था, उसको कर्नाटक का एक अधिक महत्वपूर्ण राज्य बना दिया। केरल राज्य को त्रावणकोर और कोचीन के पूर्व भाग बी राज्य को बनाया गया, जिसमें मद्रास राज्य से अधिकृत नए क्षेत्र थे। मद्रास से जो पार्ट लिए गए थे उस राज्य से वो अधिकृत नए क्षेत्र बना दिए। अब नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया, कैसे राज्य का निर्माण होता है, क्या हमारे संविधान में इसका प्रावधान है? संविधान का अनुच्छेद 2 यानी कि आर्टिकल 2 के तहत संसद को, जो भारत की पार्लियामेंट है, उसको ये अधिकार है कि वह विधि के द्वारा भारतीय संघ नए राज्यों के प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। यानी कि संसद को ये अधिकार है कि वो एक कानून बनाए, उस कानून के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 जैसे कि आर्टिकल 2 कहता है, उसी तरह आर्टिकल 3 के तहत संसद को किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र पृथक करने या फिर 2 से 2 अधिक राज्यों या राज्यों के भाग को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करने का जो अधिकार है वो भारतीय संसद के पास है। यानी हमारी पार्लियामेंट जब चाहे या तो राज्य को अलग करना है कि एक राज्य ज्यादा बड़े उसके पार्ट डिवाइड करने, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक अलग से राज्य बनाना है, तो इसका अधिकार हमारी भारतीय संसद के पास है। और यदि राज्य के नाम में भी परिवर्तन करना है तो भी भारत की संसद जो है वो उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये आर्टिकल 3 हमें कहता है, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ऐसा संसद कर सकती है। संसद के द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन यानी कि बढ़ाया या घटाया जाना, कि राज्य को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो वो सब जो है संसद के द्वारा किया जाता है। यदि किसी राज्य क्षेत्र का किसी विदेशी राज्य में समर्पित करने का अधिकार भी उसे प्राप्त नहीं है। संसद को यह अधिकार नहीं है कि विदेशी राज्य को समर्पित करने का अधिकार उसको प्राप्त नहीं है कि किसी दूसरे देश में वो उसको समर्पित कर सके। अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 2 शर्तों में उल्लेखित है। वो 2 शर्तें कौन सी? आर्टिकल 3 की पहली, परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। ये आर्टिकल 3 की पहली शर्त है कि परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। दूसरी शर्त क्या है? राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के विधानमंडल को सूचित किया जाएगा जो राज्य इस विधेयक द्वारा प्रभावित होगा। राष्ट्रपति वह अवधि निश्चित कर सकता है जिसके अंदर ही राज्य को अपना मत जो है वो व्यक्त करना है। ये राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रपति या फिर संसद
राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति है राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। संघ राज्य नहीं है, परिवर्तन के लिए किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है। भारत जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को घटाने बढ़ाने या उनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने के विधेयक बनेगा वो राज्य विधानमंडल की सहमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। यानी जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसके क्षेत्र को यदि हमें घटाना बढ़ाना है या उसके नाम में परिवर्तन करना है या उसकी सीमा को घटाना बढ़ाना है तो इसके बारे में जो विधेयक आएगा वो राज्य विधानमंडल की सहमति के बिना संसद में पेश नहीं हो सकता। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना और उनके परिवेश एवं विद्यमान जो राज्य है उनके नाम, क्षेत्र, सीमाएं आदि परिवर्तन से संबंधित विधेयक बिना किसी विशेष प्रक्रिया के या फिर किसी अन्य साधारण विधायक की तरह साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। ये आर्टिकल 2 और 3 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 4 हमें बताता है, आर्टिकल 4 के अनुसार नए राज्यों में प्रवेश करना या उनका गठन करना, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में जो परिवर्तन है ये हमारे 1 से 4 आर्टिकल के बीच आता है, जो कि हमने अपनी लास्ट क्लास में डिटेल में इनको हमने पढ़ा है, डिटेल में हमने इनको डिस्कस किया है। वही चीजें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता, अर्थात इस प्रकार के कानून को एक साधारण बहुमत और साधारण विधायिक प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाएगा। 368 जो संविधान संशोधन है उनके तहत ये संशोधन नहीं माना जाएगा। इस प्रकार के जो कानून है वो साधारण बहुमत और एक साधारण सी विधायी प्रक्रिया के जरिए ही पारित किए जाएंगे। राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारतीय राज्य क्षेत्र का अध्ययन कैसे हुआ? संसद विधि जो है, संसद जो है वो कानून बनाकर किसी राज्य के क्षेत्रों में वृद्धि या कमी कर सकती है। राज्य के क्षेत्र में उसी कमी से उस राज्य के कुछ और दूसरे राज्य को मिलाकर एक नया राज्य भी बना सकती है, जो कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय भूभाग को एक विदेशी राज्य को दे सकती है। ये आर्टिकल 3 हमें बताता है क्या दे सकती है, क्योंकि संसद किसी भी क्षेत्र को घटाना, बढ़ाना या 2 राज्यों को मिलाकर एक बनाना या 1 के 2 करना, इन सब का तो अधिकार संसद के पास है। लेकिन क्या ये पूछता है, क्या अनुच्छेद 3 हमें ये अधिकार भी देता है कि भारत के भूभाग को विदेशी राज्य में मिला दिया जाए? ऐसा नहीं देता। ये अधिकार संसद को नहीं है कि अपने राज्य को विदेश के साथ मिला दिया जाए। बेरोबारी मामला 1960, इस विषय पर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि आर्टिकल 2-3 के अंतर्गत संसद जो भारतीय भूभाग को विदेशी राज्य को सौंपने का अधिकार नहीं है। ये क्लियर कर दिया कि भारतीय संसद के पास आर्टिकल 2 में सिर्फ अपने भारत के अंदर ही राज्य का निर्माण करने, उनकी सीमा को घटाने बढ़ाने या उनके नाम को चेंज करने का अधिकार है, ना कि किसी विदेशी राज्य के साथ उसको मिलाने का अधिकार है। संविधान संशोधन के द्वारा अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुरूप भारत किसी भूभाग को विदेशी राज्य को सौंप सकता है। इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के परामर्श को मानकर भारत पाकिस्तान की सरकार के बीच एक समझौता हुआ 1950 में, जो कि संविधान के 9वें संशोधन अधिनियम 1960 में इसको पारित किया गया। ये था फ्रेंड आज का हमारे राज्यों के पुनर्गठन का, कि कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।